आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शुभम माई क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 के टर्म 2 का साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर करेंगे। तो देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो ये 2 घंटे का होगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 7 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के, वही आपका 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क के, और आपके 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क का होगा। ठीक है, अब देखिए, हम अपने सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर। अब इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है हर एक केस के अंदर। तो जब एथेनॉल को एयर में जलाया जाता है तो क्या होता है, देखिए, जब एथेनॉल को एयर में बर्न किया जाता है यानी कि जलाया जाता है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज़ें फॉर्म होती हैं। आप चाहे देख भी सकते हैं केमिकली। तो जो इथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, उसको यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख दिया है। और आपको पता है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप O2 लिखेंगे। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इथेनॉल एयर में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ हीट भी निकलता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अगला है, जब हम एक सोडियम के पीस को अगर हम इथेनॉल के अंदर डालें तब क्या होगा। तो देखिए, जब हम सोडियम के पीस को इथेनॉल के अंदर डालते हैं तो याद रखिए उस समय सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन दो चीज़ें फॉर्म होगा। तो यहाँ देखिए, इसका केमिकल इक्वेशन भी दे रखा है C2H5OH, या आप इसको एक्सपैंड करके भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसमें आपने सोडियम मिलाया तो आपका क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, और वहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो देखिए, इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। यहाँ से हो क्या रहा है, जो आपका H है वो डिटैच हो जा रहा है आपके इथेनॉल से, और जो आपका सोडियम है वो H की जगह पे अटैच हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आयंस है, माइनस और ये प्लस है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, हितॉक्साइड आया है, मैंने आइड लगाया गया है, यहाँ पे यूज़ किया गया, और साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है। अगर आपको चैप्टर 2 अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि जब बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो कुछ इसी तरीके का आप केमिकल रिएक्शन, जब सोडियम को इथेनॉल के अंदर डाला जाता है तो सिमिलर काइंड ऑफ आप रिएक्शन पाएंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284। अब देखिए, आपको इसके लिए चैप्टर 5 याद होना चाहिए, और जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो देखिए, एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 284। ठीक है, तो अब बोला है आपको बताना है स्टेट इट्स ग्रुप पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें इसका ग्रुप बताना है और ये कौन से पीरियड में गिरता है वो बताना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो देखिए 284, अगर आप इन तीनों को अगर आप प्लस करते हैं, ठीक है, इन तीनों को प्लस करने पे आपका सम आ रहा है 14। ठीक है, अब 14 किसका होता है, अगर आपको याद होना चाहिए, सिलिकॉन का होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो जो सिलिकॉन है वो आपके थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका नाम लिखिए। ठीक है, एंड इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए। तो देखिए, इसका नाम होगा सिलिकॉन, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया था। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पहले तो ये एक नॉन मेटल है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा तो ये क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी का। इसी प्रकार अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन कंसिडरेबल लेंथ। जब एक मैच्योर स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट अगर एक कंसिडरेबल लेंथ के अंदर आ जाता है तो उसमें क्या होगा। तो देखिए, जब स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट है वो कंसिडरेबल लेंथ में आ जाएगा तो जो फिलामेंट है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, जब आपका स्पायरोगायरा एक लेंथ में कंसिडरेबल लेंथ तक बड़ा हो जाएगा तो उसका जो फिलामेंट है ना, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो जाएगा। और और जो हर एक फ्रेगमेंट होगा वो क्या करेगा, एक न्यू फिलामेंट बनाएगा। किसके द्वारा, अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया गेट कट इनटू टू पीसेस। अगर प्लेनेरिया को दो हिस्सों में अगर आप काट देंगे तब उसके अंदर क्या होगा। तो देखिए, इसमें क्या होगा, अगर प्लेनेरिया को दो हिस्सों में काट देंगे तो इसका जो हर एक जो पीस होगा ना, वो रीजनरेट होकर एक नए प्लेनेरिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लेनेरिया कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आप इसको बीच से काट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हर एक जो आधा वाला जो हिस्सा होगा ना इसका, वो आधा वाला हिस्सा एक नए प्लेनेरिया में चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नए प्लेनेरिया में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा एसेक्सुअल मेथड का यूज़ किया गया है रोज़ के अंदर और यीस्ट के अंदर। तो देखिए, रोज़ के अंदर क्या करेंगे हम,
हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे स्टेम के द्वारा, ठीक है, रोज़ के अंदर, ठीक है, रोज़ में हम क्या करते हैं, स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है, कोई भी माने जो प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट, अगर उसका किसी भी हिस्से से, जैसे समझ लीजिए उसका स्टेम हो गया, या उसका नोड हो गया, या उसका माने रूट हो गया, माने कोई भी एक हिस्सा, ठीक है, अगर आप उस हिस्से से क्या करते हैं, एक नया उसी के टाइप का क्लोन, ठीक है, उसी के टाइप का अगर दूसरा पौधा अगर उगाते हैं, ठीक है, एक माने प्लांट के किसी प्रोपोगेटिव हिस्से से, वेजिटेटिव हिस्से से, तो इस टाइप के प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब अगला है व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, हमें फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताना है। नेम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जो कि इस मेथड का यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो अभी अभी आपने पढ़ा था, फिर भी एक बार कर लेते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन है ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसके अंदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कब, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, याद रखिए मैच्योर होने के बाद वो माने कुछ कंसिडरेबल लेंथ हो जाएगा, फिर छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगे, और ये जो पीसेस होंगे या ये जो फ्रेगमेंट होंगे ये ग्रो होकर एक नए कंप्लीट इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा स्पायरोगायरा, ठीक है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेगमेंटेशन मेथड का उपयोग करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, व्हाट डू द टर्म स्टॉक एंड शियॉन मीन इन ग्राफ्टिंग, हमें इन दोनों का मतलब भी बताना है और साथ में ग्राफ्टिंग के बारे में बताना। तो ग्राफ्टिंग क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर दो प्लांट्स को लेते हैं जो कि क्या हो, क्लोजली रिलेटेड हो, क्या हो, क्लोजली रिलेटेड हो। हम उन दो प्लांट्स को लेते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हो, और उनको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि एक के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो करे, ठीक है। जैसे देखिए दो प्लांट है, ठीक है, एक ये प्लांट ए और ये प्लांट है बी, ठीक है, और इन दोनों, ये दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड होंगे। तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर समझ लीजिए हमने ए को रख दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, फिर ए ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके के प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये होता है जो रूटेड प्लांट होता है ना, यानी कि मैं बी की बात कर रहा हूँ, जो बी है वो रूटेड प्लांट है, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक, तो इसका नाम हो जाएगा स्टॉक। और वहीं जो शियोन है, ठीक है, जो कि दूसरे पार्ट का माने दूसरे प्लांट का पोर्शन है जो कि बी के ऊपर लगाया गया, यानी कि स्टॉक के ऊपर लगाया गया है, उसको हम बोलेंगे, आपका ए हो जाएगा शियोन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, वेरिएशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, माने टाइम, कुछ टाइम के बाद अगर जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए, जैसे जैसे समय गुजरता है। तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए जो वेरिएशन है वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है। अगर समझ लीजिए नेचर में कभी अगर ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए, ठीक है, उसके बाद माने उस ड्रास्टिक चेंजेस के बावजूद ऐसे वेरिएशंस होते हैं इंडिविजुअल के अंदर जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल क्या कर पाता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जो नए नए वेरिएशंस होते हैं ना, वो इकट्ठे होते जाते हैं उस ड्रास्टिक चेंजेस के अगेंस्ट में, ठीक है। जिससे होगा क्या कि जो न्यू स्पीसीज होगा ना उसमें इवोल्यूशन हो जाएगा, माने उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या करेंगे इन न्यू स्पीसीज के अंदर, कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो न्यू चेंजेस है ना, हाँ, इन न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कर देंगे, ज़्यादा सूटेबल बना देंगे न्यू स्पीसीज को, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हो सकते हैं, हाँ, ये आपके नीश के अंदर भी ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये चेंजेस आपके सैलिनिटी के वजह से माने सैलिनिटी के अगेंस्ट में हो सकता है या वाटर लेवल के अगेंस्ट में हो सकता है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। आपको ये नीचे जो दिया गया है डायग्राम, उसको देखकर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो ये डायग्राम देखिए आपके चैप्टर 14 से रिलेटेड है। वाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन सच पैटर्न, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए ऐसे इस पैटर्न में क्यों है, तो इसका आंसर होगा कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को जो पिक्चर में दिखाया गया है उस पैटर्न में अरेंज करता है। क्योंकि देखिए ये जो बार मैग्नेट के द्वारा ये जो आपके आयरन फिलिंग्स हैं, ये जो देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर का, ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, बार मैग्नेट के द्वारा ये आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो पैटर्न बन रहा है ना बार मैग्नेट के चारों तरफ, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट।
तो उसी की वजह से ये लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न में आ जाते हैं। तो व्हाट डज पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, ये जो पैटर्न है वो क्या चीज़ दिखा रहा है। तो देखिए ये जो पैटर्न है ये हमें क्या दिखाता है कि मैग्नेट के पोल्स की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ये चीज़ हमें इस डायग्राम के द्वारा हमें पता चलता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, जैसे आप माने मैग्नेट मैग्नेट से दूर जाएंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, वहाँ से निकलता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में जाकर वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, निकलता आपके नॉर्थ पोल से है और साउथ पोल में जाकर वो माने मर्ज हो जाता है। ये चीज़ आपको उस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब जो अगला आपका डायग्राम है ये भी 14 चैप्टर से ही है। डायग्राम बिलो शो अ सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल वाउंड ओवर अ लॉन्ग एंड थिन होलो कार्डबोर्ड ट्यूब, कॉपी द डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका एक राउंड जो आप देख रहे हैं इस तरीके का आपका एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या एक पतला सा और एक लंबा सा वायर को क्या किया गया है, वाउंड किया गया है। तो देखिए अब क्वेश्चन है आपका पहला, शो द पोलैरिटी एक्वायर्ड बाय ईच फेस ऑफ द सोलेनोइड। अब इसको सोलेनोइड ही कहा जाता है, याद कीजिए आपने 14 चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आप सिलेंडर के चारों तरफ अगर कुछ इस प्रकार से अगर वायर को क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं, तो उसको सोलेनोइड के इस तरीके से आप क्या बना पाएंगे, सोलेनोइड बना पाएंगे। तो देखिए अब इसका पोलैरिटी कैसे पता लगा, आपको याद होगा राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें हम करते क्या है, अगर कोई भी वायर हो, ठीक है, तो उस वायर के हम क्या देखेंगे कि आपका जो कैथोड है और एनोड कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ। तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हम राइट हैंड रूल को कैसे दिखाएंगे, राइट हैंड थंब रूल को हम थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और हम अपने क्या करेंगे, फिंगर्स को हम ग्रैब करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जब आप अपने फिंगर्स को ग्रैब करेंगे जिस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पोलैरिटी की बात किया गया है तो वो साफ पता चल रहा है कि आपका प्लस इस तरफ है और माइनस इस तरफ है। तो आपका जो नॉर्थ होगा, जब आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो आप ये पाएंगे कि आपका जो करंट है वो यहाँ से कैसे जाएगा। देखिए करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है। तो अगर आप अपना अंगूठा अगर इस तरफ रखेंगे तो आप देखेंगे आपके जो फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरीके से जाएंगे। इसका मतलब आपका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इस तरीके से आपका जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ और आपका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ। तो कुछ इस तरीके से आप थंब रूल यूज़ करके बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स इनसाइड द कॉइल एंड ऑल्सो शो देयर डायरेक्शन। तो देखिए ये भी बहुत ईजी, आप एनसीईआरटी के 14 चैप्टर में अगर आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा। तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, 2-3 बार बनाइएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ तो देखिए ये है प्लस और ये है माइनस। तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ से आएगा। तो देखिए जब इसको रैप किया जा रहा है, मैंने इसको जब वाउंड किया जा रहा है तो कुछ इस तरीके से वाउंड किया गया है, देख सकते हैं। ऐसे 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 करके वाउंड किया गया है, फिर बाद में ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो जब आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने थंब को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, और जब अपने फिंगर्स को जब आप ग्रैब करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में आप करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बन रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे ना तो बहुत ईजी रहेगा। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन। तो आपको ये अगर आप 15 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ये दिख जाएगा। तो देखिए बहुत ईजी है ये, आपको कुछ इस प्रकार का पिरामिड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, 10,000 जूल होता है। तो जैसे ही ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल कौन है, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो हैं आपके हार्बीवोर्स, जैसे हिरण हो गया, जो घास फूस खाते हैं जानवर, वो सब। तो एक चीज़ याद रखिए, जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल जाते हैं तो उसमें 10% घट जाता है एनर्जी। तो ऐसे ही देखिए अभी पहले था ये 10,000, लेकिन जैसे ही हम दूसरे लेवल पे गए तो सिर्फ 1000 रह गया। ऐसे ही जब हम एक और लेवल पे जाएंगे तो जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जैसे आपके कॉर्निवर्स, ठीक है, तो उनमें सिर्फ 1000 से सिर्फ उसका 10% आप करेंगे तो 100 ही जूल रह जाता है। अब इसके बाद भी फिर एक और आपका लेवल है जो कि है टर्शरी कंज्यूमर, जिसके अंदर आपके माने डिकम्पोजर्स आ सकते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स जो होंगे उनके अंदर 100 का जो 10% होगा वो रहेगा आपका 10 जूल। तो कुछ इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायग्राम आप
बनाकर शो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है उसी चैप्टर से, एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। माने अगर आप फूड चेन के अंदर एनर्जी के फ्लो को देखेंगे तो वो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में, वापस पीछे की तरफ एनर्जी का फ्लो नहीं होता। तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तो देखिए क्या होता है, फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो क्या करता है, प्रोग्रेसिवली मूव करता है आपके अलग अलग ट्रॉफिकल लेवल्स में। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे माने इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है, हाँ, जब वो एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाता है, तो जो जो प्रीवियस जो लेवल का जो ट्रॉफिक लेवल है ना, उसके लिए कुछ भी एनर्जी नहीं बचता। ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी है उसको ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है। जो कि दोबारा सोलर वो लेते कहाँ से है, सोलर एनर्जी से। अब दोबारा वो सोलर एनर्जी को वो एनर्जी दे नहीं सकते। इसके बाद देखिए जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो एनर्जी का जो उसके अंदर होता है आपके ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, वो क्या करता है, जैसे जैसे वो ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता है, वो क्या करता है, 10% लॉ के हिसाब से ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इसीलिए जो आपका एनर्जी का फ्लो है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये सोलर एनर्जी से क्या करेगा, आपके जो प्लांट्स होंगे वो इससे एनर्जी लेंगे सोलर एनर्जी से, तो अब ये वापस इसको दे नहीं सकते। तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक अगर हम लेवल पे बढ़ते हैं, तो एनर्जी का जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे घटता जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका सेक्शन ए खत्म हो गया। अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो 8th क्वेश्चन है इसमें ये दिया गया है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके एटॉमिक नंबर्स हैं 3 से लेकर 18 तक, तो उनमें से हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। तो 3 से लेकर 18 के बीच में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक होगा आपका नियॉन और एक होगा 18th वो जो कि है आर्गन। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम इसको KLMN जो हमारे शेल्स होते हैं उसके अंदर अगर ऑक्टेट रूल के हिसाब से भरेंगे, तो देखिए अगर आप 10 को भरेंगे तो 2 और 8 10 हो गया, तो लास्ट में आपका कंप्लीटली 8 फिल हो गया। तो इसीलिए ऑक्टेट पूरा होने के कारण आपका जो नियॉन है वो आपका क्या हो गया, नोबल गैस हो गया। इसी तरीके से ऑर्गन का 18 होता है, 2 भर दिया आपने, एल शेल में 8 भर दिया और एम शेल में 8 भर दिया। तो इस तरीके से क्या आप लास्ट में क्या पाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्टेट पूरा है। तो इसीलिए आपका जो ऑर्गन है वो एक नोबल गैस है। तो देखिए यहाँ पे दिया भी है कि जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 और 18 है, ये दोनों क्या है आपके नोबल गैसेस। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ देम आर हेलोजेंस। तो अभी हमें 3 से लेकर 18 के बीच हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हेलोजन है, हेलोजेंस है, हमें ये चीज़ बताना है। तो जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस इसमें कौन कौन से होंगे आपके, 9 होगा और 17 होगा। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया कि अल्कली मेटल के बारे में, कितने अल्कली मेटल हैं। तो आप बताएंगे 3 और 11, ये दोनों क्या हैं आपके अल्कली मेटल्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 19th है। टू एलिमेंट्स है एक्स और वाई, इनका जो एटॉमिक नंबर है 12 एंड 16, यानी कि एक्स का है आपका 12 और वाई का है आपका 16। तो अगर आपको याद होगा 12 किसका होता है, मैग्नीशियम, और आपका जो 16 होता है वो कौन सा होता है आपका, फॉस्फोरस के बाद क्या आता है आपका, सल्फर। तो ये सल्फर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए, टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग, यानी कि ये कौन से आपके पीरियड से, मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से पीरियड से ये दोनों बिलोंग करते हैं। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 12 और वाई का है 16। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 और 16 का करेंगे तो 286 KLM में। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो दोनों ही हैं आपके एक्स और वाई, ये दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल दे फॉर्म बिटवीन देम एंड वाई, ये दोनों आपस में किस तरीके का मैंने बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जो एक्स है वो मेटल है और जो वाई है वो क्या है आपका नॉन मेटल। तो एक्स के पास क्या टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वही वाई की तरफ देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है। ताकि ये लोग क्या कर सके, गेन और लॉस क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि ये लोग क्या करें, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। तो इसी की वजह से ये क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए ये लोग क्या करेंगे, जो आपका मैग्नीशियम है ये दो, जो इसका आउटर मोस्ट शेल होगा ना, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है। और वहीं जो वाई होगा उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा।
ठीक है, आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि ऑक्टेट रूल में एक्चुअली होता है क्या है, KLMN कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, तो उसमें हम लोग 288 के हिसाब से हम लिख देते हैं। अब देखिए अब हम कैसे पता लगाएं किसकी वैलेंसी कैसे निकालें। जैसे अब आप देख लेते हैं मैग्नीशियम का है 12, ठीक है। तो ये जो 12 एटॉमिक नंबर है, आपको पता होना चाहिए कि जो 12 लिखा है एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपके जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर। तो देखिए जब हम इसके अंदर KLMN शेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा 282। जब आपने किसका भरा, मैग्नीशियम का, तो लास्ट में देखिए इसके पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। तो बताइए 2 छोड़ना आसान है या 6 को लेना आसान है, मैंने आपको ये देखना कौन सा छोटा नंबर है, ठीक है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 2, यानी कि वो 2 को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो जैसे ही वो 2 को छोड़ेगा तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके अभी भी प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो आप Mg के ऊपर 2 लिख देंगे क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, Mg2+। और ये जो 2 है वो क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है, जो कि आपने यहाँ पर देखा ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इस तरीके से जहां पे प्लस आएगा तो एक चीज याद रखिए, वो मेटल होता है। इसी तरीके से आपको नॉन मेटल के बारे में पता लगाना। जैसे देखिए अभी यहाँ पर दिया था 16, ठीक है, ये आपका सल्फर का होता है। तो अगर आप भरेंगे KLMN में, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2888 ऐसे करके लिख दीजिए। अब ये जो 16 जो दिया है वो प्रोटॉन भी होता है और उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो अभी आप भरिए इलेक्ट्रॉन्स को, 2 8 कितना बचा, 6 बचा, तो 6 इधर आ गया। अब मुझे बताइए 6 को छोड़ना ईजी है या 2 को लेना ईजी है। मैंने आप ये देखिए कौन सा छोटा नंबर है, तो 2 छोटा नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, आ रहा है इसके अंदर, मैंने 8 को पूरा करने के लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन आपके प्रोटॉन उतने की उतने ही है, 16 प्रोटॉन्स। तो अब देखिए कौन ज्यादा है, आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा है आपके प्रोटॉन से, 2 ज्यादा। तो यहाँ पर 2 लगेंगे क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से जब माइनस आएगा तो वो हो जाएगा आपका नॉन मेटल। तो इस तरीके से आप वैलेंसी निकालेंगे और पता लगाएंगे कौन सा आपका मेटल है और कौन सा आपका नॉन मेटल। हाँ, इसके बाद जो आपका थर्ड दिया है कि गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। अगर आपने 9th क्लास अगर आपने पढ़ा होगा तो हम कुछ क्रिस क्रॉस तरीके से हम लोग क्या बनाते थे, फॉर्मूला बनाते थे। तो कुछ इस प्रकार से ही हम एक्स और वाई का फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो एक्स का देखिए +2, अभी मैंने बताया था, आपको ये वो करके बताया था किस तरीके से आप वैलेंसी निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने एक्स का निकाला और वाई का निकाला ऑक्टेट रूल का यूज करके। फिर आपने क्या किया, क्रिस क्रॉस मेथड करके यहाँ पे आपने लिखा X2 वाइट। और एक चीज याद रखिए, अगर नीचे का अगर सेम आ जाए ना, सेम आ जाने से क्या होगा, हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर उसके जगह अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर 3 होता, तो 3 होने के अगर 3 होता तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब हमें कुछ रीजंस देने हैं। नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स, माने उनको सेपरेट ग्रुप्स में क्यों रखा गया है नोबल गैसेस को, हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए आपके जो नोबल गैसेस हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, इनको है ना मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया गया, मैंने बहुत बाद में इनको डिस्कवर किया गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं, मैंने किसी के साथ रिएक्ट ये नहीं करते। और दूसरी बात, अगर आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, माने बहुत कम कंसंट्रेशन में ये जो नोबल गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसलिए इनको क्या किया गया है, एक न्यू ग्रुप में रखा गया है ताकि हम जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है उसको हम डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए इनके लिए अलग से ग्रुप बनाए गए हैं। अच्छा, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, ये है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। माने सारे जितने भी आपके सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो उसके बाद हमको जस्टिफाई करना है। तो देखिए जितने भी आपके ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसीलिए इनके अंदर जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो सेम। इसके बाद आपका जो 10th क्वेश्चन है वो है, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। What type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generations when he crossed the tall and short plants? ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि मेंडल ने जो प्लांट का यूज़ किया उसका नाम क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में। और आपको ये बताना है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में जो क्रॉस किया था उन्होंने, तो वहाँ पर जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के आपके प्रोजेनी के बारे में बताना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, F2 जो प्लांट्स है ना जहाँ वहाँ ऑब्टेन किया है उसका रेशियो बताना है। तो अगर आप चैप्टर 9 पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो देखिए मेंडल ने अगर आप
चैप्टर 9 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उन्होंने पी प्लांट यूज़ किया था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। जब उन्होंने क्या किया, टॉल और शॉर्ट पी प्लांट को क्रॉस करवाया, तो जो F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी थी वो सारे क्या थे, टॉल थे। ठीक है, मैंने प्रोजेनी माने जो बच्चे थे, माने जो वहाँ पर जो नए तरीके का जो स्पीशीज था उसमें सब टॉल थे। ठीक है, और जो फिर बाद में क्या किया, जो F1 के अंदर जितने आपके निकले ना प्लांट, फिर उनको ही क्या करवाया गया, सेल्फ क्रॉस्ड कराया गया। तो जो F2 में उन्होंने क्या देखा कि 4 में से 3 टॉल थे और एक उसमें डार्फ था, माने छोटा था, छोटे हाइट को डार्फ बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब जीनोटाइपिक रेशियो निकाला, जीनोटाइपिक का मतलब है कि उनके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे थे, तो जब उन्होंने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला तो उन्होंने पाया 2:1:2:1, यानी कि एक लंबा, एक माने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दोनों स्मॉल टीज, माने एक रिसेसिव था और एक डोमिनेंट। अगर आप देखोगे तो जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी से दिखाई देता है और जो रिसेसिव है वो स्मॉल टी से। अब डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी, माने ज्यादा अपना ये प्रभाव डालता है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए और जो स्मॉल टी है वो छोटे के लिए। ठीक है, अगर एक बड़ा हो छोटे हो, अगर ये दोनों टाइप का अगर आपके क्रोमोसोम्स हैं तब भी प्लांट लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉलनेस है वो क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, और जो डॉफ है वो क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब कम उसका प्रभाव शो होता है। तो जब ये दो मिलके आते हैं ना, छोटा टी और छोटा टी, यानी कि दोनों अगर रिसेसिव आते हैं तभी जाकर वो प्रॉपर्टी आपका दिखाई देता है। तो अब क्या हुआ, जो अब जब इन्होंने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला, फिनोटाइपिक माने उसका अपीयरेंस, माने किस तरीके से दिख रहा था, तो उन्होंने क्या देखा, 3 जो थे वो टॉल था, माने 3:1, 3 उसमें टॉल थे और एक उसमें डॉफ था। ठीक है, अब इसको स्केमेटिकली आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये था, माने जो आपका टॉल ट्री था ना उसके 2 गैमेट्स, और जो आपका डॉफ ट्री था, प्लांट था, उसके 2 गैमेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया, इनका क्रॉस कराया गया। एक देखिए बड़ा टी स्मॉल टी, और इसका बड़ा टी और इसका स्मॉल टी। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि जो कैपिटल टी है, यानी कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब इसी का कैरेक्टर शो होगा, अगर जो जो टी है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, जो डॉफ के लिए जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव होने की वजह से वो गुण होने से भी वो दिखाई नहीं देगा। तो फिर बाद में क्या कराया गया, ये F1 जनरेशन था, लेकिन जब F1 जनरेशन को माने इन्हीं दोनों के अंदर क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉसिंग कराया गया, माने दोनों, इन दोनों को ही यूज करके उनके बीच में ही रिप्रोडक्शन कराया गया, इनकी क्रॉसिंग कराया गया। तो देखिए कुछ इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से इन्होंने किया, जब टी टी के साथ जुड़ा तो डबल टी, अब ये टी इसके साथ जुड़ा तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे देखिए, स्मॉल टी जब कैपिटल टी से जुड़ा तो ये, और स्मॉल टी से जुड़ा तो ये। देखिए अब मैंने बताया था कैपिटल टी क्या होता है, आपका डोमिनेंट, यानी कि लंबा, जो टॉलनेस है वो सबसे ताकतवर है। तो टॉलनेस टॉलनेस, तो ये भी क्या होंगे, टॉल होंगे। छोटा मैंने इसमें बड़ा टी आ गया तो ये भी टॉल होगा, बड़ा टी आने से ये भी टॉल होगा, लेकिन इसमें दोनों छोटे छोटे टी हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं इसमें जो 3 है वो लंबे हैं और एक इसमें क्या है, डॉर्फ है। तो कुछ इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और इसको इस टाइप में आप क्या देख रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को ही क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक कैरेक्टर का। अगर यहाँ पर 2 होते तो डाई हाइब्रिडाइजेशन होता। डाई हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने हम एक साथ देख रहे होते, जैसे अभी जो पी प्लांट है उसका जो पीस होते हैं, माने जो उसके बीच में जो मटर होते हैं, वो कैसे एक राउंड शेप का होता है, एक विंकल शेप का होता है। उसी के साथ हम क्या देख लेंगे कि ग्रीन और येलो, अगर हम 2 कैरेक्टर को एक साथ देख लेंगे तो उसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉलनेस को देखा गया है और ड्राफ्टनेस को देखा गया, इसलिए यहाँ पर मोनो हाइब्रिड वर्ड यूज़ किया गया है। अब चलिए हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आपने चैप्टर 12 पढ़ा होगा तो उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, आपको यहाँ पर बताना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जूल लॉ के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था कि जो हीटिंग है, हाँ, या आपका जो हीट है जो प्रोड्यूस हो रहा है रजिस्टर्स के द्वारा, वो क्या होता है, आपके करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, माने जितना आप उसके अंदर करंट बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस के अंदर, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका जो हीट है वो बढ़ेगा। तो उसके स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही वो करंट को रोकेगा, और जितना वो करंट को रोकेगा उतना ही वो हीट होगा। ठीक है, और जो तीसरा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, माने कितने समय तक आप करंट को रजिस्टर के अंदर फ्लो करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप करंट को ज़्यादा समय तक फ्लो करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, जितना उसको रोकेगा उतना ही वो गर्म हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए पहला जो लिखा है कि आपका जो हीट है वो करंट स्क्वायर ऑफ करंट के इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कैसे,
H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब जो सेकंड है रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और तीसरा क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हाँ, इक्वेशन 3, इन दोनों को मर्ज कर कर आपने क्या किया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस तरीके से आपने इक्वेशन बना दिया। तो देखिए अभी जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, आपको कितना हीट जनरेट हुआ ये निकालना है। अगर हम 96,000 कूलम चार्ज को अगर हम 2 घंटे के लिए, और साथ में वी जो है मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 40 वॉट तक अगर हम दे रहे हैं, मैंने 2 घंटे तक, तो कितना आपका वहाँ पे हीट लिबरेट होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो कूलम्स लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका चार्ज। तो आपका क्यू का वैल्यू दिया है 96,000, और वहीं आपको जो टाइम दिया है यानी कि टी आपको दिया है 2 आवर्स। ये याद रखिए टाइम को हम हमेशा सेकंड्स में लेते हैं, तो इसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 घंटे में कितने आपके सेकंड हो जाएंगे, देखिए टी आपको दिया है 2 आवर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 2 72, तो और आपके साथ में 20 सेकंड, यानी कि 7200 सेकंड्स आपके यहाँ पे आ गए। आपके पास क्यू है और साथ में आपके पास वोट है। तो देखिए सबसे पहले आपको हीट का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसे करने के लिए पहले आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए। तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, वीर, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर, वीर आप बोल के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया, क्यों ना रेजिस्टेंस को हटा दें हम लोग। तो यहाँ पे क्या करोगे, आई इज मैंने आर इज इक्वल टू लिखोगे, देखिए ये इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में। तो यानी कि आर का वैल्यू क्या आ गया, वी बाई आई। तो यहाँ पे आप आर की जगह लिख देंगे वी बाई आई लिख देंगे, और इंटू में क्या है आपका टी। अब देखिए आई से स्क्वायर कट गया तो आपका क्या आ गया, आई वी इंटू टी। अच्छा, अगर आपको करंट का अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह लिख देंगे क्यू बाई टी, ये हमने आई की जगह लिखा है, इंटू वी इंटू टी। तो देखिए स्मॉल टी से टी गया तो आपका क्या बच गया, एच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। आपका क्यू कितना है 9600 इंटू और आपका वी कितना है, वी है आपका 40। तो बस नॉर्मली इन दोनों को इंटू कर देना है। तो 4 6 जा 24 का 2 हासिल, 4 9 जा 38, ठीक है। और उसके बाद देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो एक और जीरो, ये आपके जूल्स। तो कुछ इतना हीट आपका लिबरेट होगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको फिगर कुछ इस तरीके से दिया है, इन द गिवन सर्किट फाइंड, आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स। तो अगर आपको याद होगा कि अगर देखिए एक वायर में, ठीक है, अगर सेम वायर में अगर रेजिस्टेंस अगर ऐसे लगे हों, ठीक है, तो इसको हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे वायर हो, माने 2 वायर हो, ठीक है, और वो दोनों क्या हो, जॉइंट हो, ठीक है। 2 वायर कुछ इस तरीके से अगर जॉइंट हो, ठीक है, तो इसको इस तरीके के माने ऊपर नीचे होने को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो आपको याद होगा इसको हम सीरीज बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, नॉर्मली प्लस कर देते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, हमें फ्रैक्शनल में हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल को प्लस करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये याद होगा, फिर भी हमने रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए इसको करना कैसे, बहुत ईजी है। टोटल इसमें क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है उसमें। तो देखिए अगर आप कुछ इस वाले लाइन को देखेंगे, समझ लीजिए मैंने इसको ए बी मान लिया, तो इस वाले लाइन को देखेंगे तो ये एक ही वायर में है दोनों, तो इसका मतलब ये सीरीज में है। तो आपका इन दोनों का मिलकर कितना आया, 6 ओम, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, माने एक रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट कीजिए। अब ये दोनों भी किससे सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो देखिए ये दोनों इसको पूरे को मान लो एक्स और इसको वाई मान लो, इसको इन दोनों को एक जैसा ट्रीट कीजिए। अब देखिए ये दोनों है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। अगर आप ध्यान दें कुछ इस तरीके से पैरेलल में है, ठीक है। अब पैरेलल में होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इनके रेसिप्रोकल्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनके रेसिप्रोकल्स को आप प्लस कीजिए, तो 1/6 प्लस 1/6 आप करेंगे तो कितना होगा, 36। इसका 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/6। इसको काटेंगे तो 1/3, यानी कि टोटल आपका कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 3 ओम। माने इसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस रेसिप्रोकल को फिर बदलना पड़ता है, दोबारा इसको मैंने ऐसे करके लिखना होता है। तो कुछ आपका देखिए कुछ इसी प्रकार से 3 आ जाएगा। अब अगला पूछा है आपको करंट थ्रो एमीटर ए, आपको करंट निकालना है कि कितना करंट उसमें जाएगा। और अगर आपको ओम्स लॉ याद है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना निकला है, V है, अगर आप देखेंगे V कितना दिया है इधर, 6 वॉट, ठीक है। तो इसकी जगह आप 6 वॉट लिख देंगे। आपका आई आपको पता नहीं है, आर आपको पता है कितना है, 3 है। तो ये इधर इंटू में है तो इधर जाकर डिवाइड में, तो 6/3 इज इक्वल टू आई। जब आप इसे काटेंगे तो 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्रिएट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन डिपिक्टिंग 4 ट्रॉपिकल लेवल, 4 ट्रॉपिकल लेवल में आपको टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाना है। तो देखिए इसमें जो दिया है आंसर वो ये दिया है कि सबसे पहले ग्रास को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा बर्ड। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी बना सकते हैं, ग्रास को खाया डियर, ठीक है, डियर को खाया, फिर बना सकते हैं डियर को खाया,
फिर लायन को मरने के बाद उसको खा लिया डिकम्पोजर्स ने, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। वाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन ऑफ मोर देन 4 ट्रॉपिकल लेवल इन नेचर? हम 4 से ज़्यादा क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि देखिए अगर 10% लॉ के हिसाब से जो एनर्जी जो अवेलेबल रहता है ना दूसरे ट्रॉपिकल लेवल के लिए, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। जो 5th ट्रॉपिकल लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए 5th लेवल के ट्रॉफिक लेवल तक पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आपका सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 4 मार्क के होंगे। तो देखिए 14 आपका क्वेश्चन नंबर में दिया है, आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए जो इनहेरिटेंस का जो रूल होता है, ठीक है, जो जिसमें होता क्या है, ह्यूमन के अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फादर या मदर से माने पार्शली वो लोग क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड होते हैं इक्वली अमाउंट में, उनका जेनेटिक मटेरियल चाइल्ड के अंदर आता है, ठीक है। और दिस मीन्स दैट ईच ट्रेड कैन इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए, माने दोनों से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। पिताजी के डीएनए को जो कहते हैं पेरेंटल, और माताजी के डीएनए को बोलते हैं मैटरनल डीएनए। तो देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, पहले हमें बताना है इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखिए इनहेरिटेंस क्या है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ये क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है इनहेरिटेंस। एक और बार सुनिए, माता पिता के द्वारा ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ट्रेट्स जो ऑर्गेनिज्म के होते हैं ना, वो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन हु गेव 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे उस आदमी का नाम बताओ जिसने 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के। तो वो कौन थे, वो महान भाव थे ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। वो क्या थे, एक मॉन्क थे, और उन्होंने क्या 3 लॉ डिस्कवर किए थे, ठीक है, जो कि जो इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जो कि कहाँ से कहाँ की ओर होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की ओर होता है, ये इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में किसने बताया था, ग्रेगोर मेंडल ने। अब जो आपका तो अभी जो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेरेंटल जो होता है वो पिताजी के द्वारा जो डीएनए आता है उसको बोला जाता है, और मैटरनल डीएनए जो माता के द्वारा आता है। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब हम इसमें हमें फिनोटाइपिक रेशियो बताना है, माने उनका अपीयरेंस के हिसाब से बताना है उसका रेशियो। तो देखिए पहले हम वो डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। पेरेंटल डीएनए क्या होता है, जो डीएनए आप पिताजी से रिसीव करते हो, और जो डीएनए आप मदर से रिसीव करते हो, उसको मैटरनल कहा जाता है, फादर से जो करते हो पेरेंटल डीएनए होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए जो अगला है कि अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आप करेंगे, तो उसमें जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 9:3:3:1 होगा, ठीक है। तो आप ये नंबर याद कर लीजिएगा, 9:3:3:1, ये आपका होगा फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, 3:1, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देना है। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कंसंट्रिक। मैंने जब करंट को पास किया जाता है सर्कुलर लूप के अंदर, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं आपके कॉइल के पास ही बनते हैं, और सर्कुलर होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं, मैंने उसी के पास में गोल गोल से होते हैं। जो सेंटर होता है सर्कुलर लूप का, तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल के अंदर, वो डिपेंड करता है कि आप कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। और सर्कुलर जो कॉइल है उसके रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने वायर के सर्कुलर कॉइल के अंदर लगाए इसके ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो जो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो हम राइट हैंड थंब रूल के द्वारा पता लगाते हैं, जो कि मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था। तो कुछ इस प्रकार का देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये एक कॉपर प्लेट है शायद, उसके ऊपर आयरन फिलिंग होगा, और कुछ इस तरीके से ये लोग वायर का लूप बनाकर उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है। फिर आपको सेकंड में आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। अब पहले करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आपको इमेजिन करना है कि आपके राइट हैंड में एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप जब करंट के डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब रखना है, तो थंब क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, थंब करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। वहीं जो आप फिंगर को कर्ल करेंगे, कर्ल का मतलब जो घुमाएंगे, मैंने देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये है आपका कंडक्टर, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया है, अंगूठा रखा है, और अपने हाथ को, उंगलियों को कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, यानी कि मोड़ेंगे। तो ये जो कर्ल कर रहे हैं ना, ये आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो बहुत ईजी है आपका राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है जिसके अंदर करीब 100 एम्पेयर का करंट दौड़ रहा है, और ईस्ट टू वेस्ट उसका डायरेक्शन है। तो आपको बताना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक
मीटर नीचे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, ये सब माने करंट के जो नंबर दिया गया है यहाँ पर इतना एम्पेयर, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो जो करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा नॉर्थ टू साउथ। तो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो हर एक पॉइंट में क्या होगा, सेम होगा पावर लाइन के अंदर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस प्रकार का नंबर भी दिया होगा, लेकिन इसमें तो सेम, इसमें क्वेश्चन ही कुछ नहीं था, बस मैं यही पूछा था कि क्या डायरेक्शन होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का। इसके बाद जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कर्व्स वी गेट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस अलोंग द एक्सियल ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो कुछ इस प्रकार का एक्सियल के अंदर किस प्रकार का हमें मिलेगा, तो उसका आंसर हमें देना है। तो देखिए छोटे छोटे जो डिस्टेंसेस होंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो वायर के चारों तरफ आप दिखाएंगे, मानिए समझ लीजिए वायर है तो इसके यहाँ पर आप इस प्रकार का कंसेंट्रिक सर्कल्स आप दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे आप माने ये जो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, तो ये जो सर्कल्स है ना ये क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है, और जो माने जो लूप का जो कॉइल, लूप कॉइल का जो सेंटर होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। अब जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द कंडक्टर ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किस प्रकार जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, आपको ये बताना है। और करंट का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। अच्छा, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि आपके करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इससे होगा क्या, जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये रिवर्स होकर किस तरफ जाएगा, आपका अर्थ का इस तरफ लग रहा है तो आपका जो कंडक्टर है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो फाइनली आपका जो सैम्पल पेपर है साइंस का खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।